हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। डेट आज 20 अक्टूबर 2020 और देख लेते हैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स एडिटोरियल पेज और आइडिया पेज से। देखो, सबसे पहला इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज अपन डिस्कस करेंगे वो ये है होप एंड कॉशन। अभी कोविड-19 की केसेस कम आ रहे हैं, टोटल इन्फेक्शन के जो केसेस हैं, इन्फेक्टेड पर्सन के जो केसेस हैं वो कम है। तो उसमें ये देखा जा रहा है कि फेस्टिव सीजन जो है वो ग्रेट स्प्रेडर का काम कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे क्या इशू है पूरा, राइट। फिर ये पॉइंट आता है टॉल ऑन हर। कोविड-19 की सर्कमस्टांसेस को देखते हुए नीट एग्ज़ाम हुआ और उसमें प्रेजेंस ऑफ जो वुमेन कैंडिडेट थी, फीमेल कैंडिडेट थी, उनकी एज़ कम्पेयर टू मेल कैंडिडेट वो कम प्रेजेंस रही। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं वुमेन को इनइक्वालिटीज़ का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो वो चीज़ भी अपन देखेंगे, दोनों आर्टिकल्स, ठीक है। इनमें से अपन कुछ पॉइंट्स निकाल सकते हैं। ये आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। अ लॉन्ग वे फ्रॉम 1962 में चाइना इंडिया का जो वॉर हुआ था उसके बाद में अभी तक का क्या डेवलपमेंट रहा है, कैसे इकोनॉमिक उनका ट्रेजेक्ट्री रही है दोनों इकोनॉमीज़ की, और क्या उस टाइम पे स्टैंड रहता था और क्या आज है, ठीक है। उसमें पूरा डिटेल जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा आर्टिकल है ये आर्टिकल बिल्कुल काम का नहीं लगा, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके से 3 आर्टिकल हो गए एडिटोरियल पेज से। नेक्स्ट आर्टिकल, ये वाला आर्टिकल बहुत ही अच्छा है जिसमें बांग्लादेश की जो ट्रेजेक्ट्री अभी दिखाई गई है कि आने वाले 1 साल तक, राइट, आने वाले 1 साल तक IMF के अकॉर्डिंग बांग्लादेश में पर कैपिटा GDP जो है, पर कैपिटा इनकम सॉरी, वो एज़ कम्पेयर टू इंडिया वो ज़्यादा रहेगी बांग्लादेश की। मार्जिनली है पर ज़्यादा है। तो एक अलग ही लेसन बन रहा है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में। डिटेल में देखेंगे आर्टिकल। ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, ये आर्टिकल आप पढ़ लेना, राइट। इसमें TRP से रिलेटेड है, ऑलरेडी बहुत डिटेल में इशू डिस्कस कर चुके हैं। एक्सप्लेन पेज पे बता चुका हूं मैं आपको। और एक्सप्लेन पेज के लिए मुझे पूछते रहते हैं, एक्सप्लेन पेज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देखो, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस एडिटोरियल वाला ये उसी लिंक में, उसी प्लेलिस्ट में एक्सप्लेन पेज भी डेली का उसी में ऐड करता हूँ, अलग से कोई प्लेलिस्ट नहीं है उसकी, ठीक है। और वहाँ से नहीं पता पड़े तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओ, इंडियन एक्सप्रेस का अलग से पूरा फोल्डर बना हुआ, उस पर जाके आप क्लिक करके देख सकते हो। अर्बन सेफ्टी नेट, अभी जो जॉब एम्प्लॉयमेंट और ये इशू आ रहा है कोविड-19 के लॉसेस की वजह से, इसमें थोड़ा सा माइन्यूट स्टडीज़ है, आप देख सको तो देख लो। बाकी 4 आर्टिकल साथ अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आर्टिकल इज अबाउट होप एंड कॉशन। अभी इंडिया में देखिए तो फेस्टिव सीजन स्टार्ट होने वाला है, जैसे कि अभी नवरात्रि चल रही है, फिर दशहरा आ जाएगा, फिर दिवाली का सीज़न आ जाएगा। इस तरीके से कंटिन्यू बैक टू बैक बहुत सारे त्यौहार आते रहते हैं हमारे। तो अभी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने एक पैनल अपॉइंट किया था और उनकी स्टडी ने ये बताया है कि कोविड-19 केसेस जो हैं इंडिया में सितंबर 17 के बाद में डिक्लाइन कर रहे हैं। आज अगर देखें 17 सितंबर की डेट की बात करें तो 98,000 केसेस आए थे एक दिन में, जो कि सबसे ज़्यादा राइज हुआ था। तो ग्राफ अब धीरे धीरे क्या कर रहा है, डिक्लाइन कर रहा है। और मैक्सिमम जो शार्पनेस जो डिक्लाइन है वो अक्टूबर मंथ में देखी गई है, ठीक है। और पर्टिकुलरली कौन सी, फर्स्ट फोर्टनाइट ऑफ अक्टूबर, मतलब 1 से 15 अक्टूबर के बीच में। तो नए केसेस जो हैं वो आप देखोगे ऑलमोस्ट 18% की काउंट से भी नीचे चल रहे हैं। और संडे जो अभी रिसेंटली गया है, कल परसों गया है, वहाँ पर आप देखोगे तो टोटल इन्फेक्टेड केसेस की संख्या टोटल 8 लाख से भी कम हो गई है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से यहाँ पर इन्फेक्शन के केसेस लगातार कम होते जा रहे हैं। उसी के साथ में मोर्टेलिटी रेट, जो डेथ रेट है, वो भी कम होती जा रही है। तो ये भी अप्रिशिएबल है। इसके अलावा करंट ट्रेंड अगर लगातार चलता रहता है तो इस बीमारी को हमारे इंडिया में ख़त्म होने में लगभग फरवरी के लगभग का मंथ लगेगा, या फरवरी तक कंटेनमेंट कर सकते हैं इस कंटेंजियस बीमारी का। तो पिछले 10 महीनों की पूरी ट्रेजेक्ट्री देखें तो कहने का मतलब ये है कि वायरस जो है कहीं ना कहीं अभी डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दे रहा है। बट पॉइंट ये है कि वायरस जो है उसका इन्फेक्शन, इस पैथोजन का इन्फेक्शन कुछ ऐसे एरियाज भी है जहाँ पर अननोन है। क्योंकि आपको भी पता है कि रियलिटी ये है कि अब लोग हॉस्पिटल्स में जाने से ही कतरा रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ जा कर के पैसा लगेगा। पैसा बचाने के चक्कर में वो घर पे ही अपने खुद के ट्रीटमेंट कर रहे हैं जुगाड़ों से कर करके, ठीक है। ये मैं आपको थोड़ा सा ऑफ ट्रैक रीजन बता रहा हूँ। बाकी अननोन सेगमेंट जो है ना उसको कवर नहीं किया जा रहा। अननोन है इसीलिए तो वो ये डेटा डिक्लाइनिंग दिखा रहा है। अगर पूरा कवर किया जाए तो क्या पता रियलिटी निकल के और भी ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन निकल के आए। खैर कोई नहीं, अपने पास में तो गवर्नमेंट डेटा जो है उसके हिसाब से बात करते हैं।
फिर भी अभी तक कोई कंक्लूसिव एक रीज़न कहें कि क्या वजह है इन्फेक्शन रेट डाउन होने की, ये अभी तक भी पता नहीं है। एक होप जनरेट हुई है इन रिपोर्ट्स के बेसिस पे कि चलो ठीक है, पीक तो निकल गया, बट फिर भी हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। ज्यूरी एक सेटलमेंट होगी, उसके बाद में ये पता पड़ा कि भाई जैसे ही टेम्परेचर डिप हुआ है तो वो कोरोना वायरस केसेस जो हैं यूरोप में एक तरीके से बढ़ना शुरू हो गए। तो एक तरीके से जो हेल्थ क्राइसिस यूरोपियन कंट्रीज शुरुआत में फेस कर रहे थे, कौन सा मंथ, लगभग फरवरी मार्च वाला मंथ, वो अब कहीं ना कहीं ट्रेंड उधर दिखाई दे रहा है, जबकि हमारे यहाँ पर बता रहे हैं कि डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ठीक है, थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्शन है। इसके अलावा जो एपिडेमियोलॉजिस्ट हैं और अदर मेंबर्स हैं एमएसटी में पैनल के, उनके अकॉर्डिंग अगर देखें तो वायरस का जो इन्फेक्शन है, स्प्रेड है, वो सीजनैलिटी से एसोसिएटेड है। क्योंकि जैसे ही ठंड आई है, जैसे कल मैंने एक आर्टिकल डिस्कस किया था एक्सप्लेन पेज में कि दिल्ली में किस तरीके से विंटर्स के टाइम पे प्रॉब्लम आती है पॉल्यूशन की, तो वहाँ पर तो रेस्पिरेशन से रिलेटेड वैसे ही प्रॉब्लम बहुत सारी हैं, और रही सही में वायरस अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है, तो विंटर्स के टाइम पे तो और ज़्यादा ग्रेव सिचुएशन बन सकती है इस वायरस के स्प्रेड की वजह से। और रही सही में पीएम जो पार्टिकुलेट मैटर्स 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5, ये तो विंटर्स के टाइम पे इंडियन सिटीज़ में प्रेवलेंट रहता है, तो इसकी वजह से रेस्पिरेटरी आइलमेंट की तो जो वल्नरेबिलिटी है इंडिया में, बहुत रिस्क है, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर हम देखें नेशनल सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग, तो उन्होंने तो दिल्ली गवर्नमेंट को बिल्कुल ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई आने वाले टाइम पे जो विंटर्स का सीज़न है, इसमें कोविड-19 केसेस आपके और ज़्यादा इंक्रीज़ होंगे, तो बी अलर्ट। इसके अलावा दिल्ली गवर्नमेंट को ये भी बोल दिया कि फेस्टिव सीज़न भी आ रहा है, तो वहाँ पर देखोगे कि लोगों का इंटरेक्शन हो रहा है, रिलीजियस लीडर्स जो हैं वो सेलिब्रेशन करना शुरू कर देंगे, जैसे कि दुर्गा पूजा आ गई, दशहरा आ गया, चौथ पूजा आ गई, और दिवाली मैंने बताई दी आपको। तो कहने का मतलब लगातार आप देखोगे तो वहाँ पर एक पीपल टू पीपल इंटरेक्शन इंक्रीज होगा। तो थ्रू आउट कंट्री हमें कहीं ना कहीं कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अगस्त मंथ में ओणम फेस्टिवल जैसे ही सेलिब्रेट हुआ था तो केरला में केसेस की संख्या इंक्रीज हुई थी ज़बरदस्त तरीके से। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। साथ में रिपोर्ट जो डिक्लेयर हुई है उसमें एक चीज़ और बताई गई है कि सेरोलॉजिकल स्टडीज जो हुई है, ब्लड टेस्टिंग जिन जिन की भी हुई है, तो पता पड़ा है कि जो नॉर्मल टेस्टिंग हुई थी, जिनके सलाइवा लिया गया था फिर टेस्टिंग की गई थी, उनके कंपैरिजन में बहुत सारी सिटीज़ में 30% पीपल ज़्यादा, मतलब एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल डेटा, एक तो सलाइवा टेस्टिंग, एक सेरो टेस्ट, ये जो सेरोलॉजिकल टेस्ट, ब्लड टेस्ट, तो ब्लड टेस्टिंग की गई। इसका एग्जांपल मैंने बताया था, पुणे का एग्जांपल दिया था, दिल्ली का भी एग्जांपल दिया था, अहमदाबाद का भी, कि जहाँ जहाँ पर भी सेरोलॉजिकल टेस्टिंग हुई है, पता पड़ा कि उनके ब्लड में एंटीबॉडीज जनरेटेड थी, और वो एंटीबॉडीज जनरेट हुई कब, कि कोविड-19 से फाइट करने के लिए। इसका मतलब कि इन्फेक्शन तो बहुत जनों को हो चुका है, वो एक्सपोज हो चुके हैं इन्फेक्शन के लिए, तो वो काउंट अगर देखोगे तो 30% से भी ज़्यादा लोग हैं। इसी तरीके से ICMR की स्टडी जो है उसके अकॉर्डिंग देखें तो 70 डिस्ट्रिक्ट्स, अगर थ्रू आउट कंट्री की बात करें, सितंबर तक आते आते हैं ये फिगर जो है ये कहीं ना कहीं डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा डेटा पे एम्बिग्यूटी आ रही है, क्लैरिटी नहीं आ रही, कि एक तरफ तो सेरोलॉजिकल स्टडीज तो एक्स्ट्रा ज़्यादा बता रही है, ICMR कम बता रहा है। तो पॉइंट यहाँ पर यही निकल के आता है कि अगर हम ये माने कि सब कुछ ठीक हो गया है, इट विल बी प्रीमेच्योर कंक्लूजन। ठीक है, वायरस अभी भी वल्नरेबल सेक्शन तक पहुंच रहा है और इसके रेपरकशंस कंटिन्यूस देखे जाएंगे। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं, अगर डेटा हमारा रिसीडिंग रेट दिखा रहा है इन्फेक्शन की, तो हमें कहीं ना कहीं हमारे गार्ड्स को हटाने की ज़रूरत नहीं है, अलर्ट वैसे की वैसे रहना है जैसे थे। ठीक है, इसी के अंदर कंटिन्यू कर लेते हैं अपन इस आर्टिकल को ही, टोल ऑन हर। इसमें क्या है कि देखो, चिंता की बात तो तब हो जाती है जब कोई भी इंटेंसिफाइड क्राइसिस आता है और उसकी वजह से जेंडर इनइक्वालिटी हमारे यहाँ पर बढ़ जाती है, जो कि हमारे समाज में बहुत सालों से चलती आ रही है। हमारा मतलब हो गया पूरा थ्रू आउट वर्ल्ड, हर जगह पे देखा जा सकता है कि वर्ल्ड में इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी का तो कहीं ना कहीं प्रेवलेंस रहा ही है। ठीक है, अभी जो नीट का एग्ज़ाम हुआ, वहाँ पर जो फीमेल पार्टिसिपेशन था एग्ज़ाम में अपीयर होने का,
वो मेल के कंपैरिजन में बहुत कम रहा। ठीक है, रही सही में इस डेटा को यहाँ पर देखें तो जो 93% पार्टिसिपेशन वुमेन का रहता था, मतलब जो लड़कियां एग्ज़ाम देने बैठती थी, वो 85% पे रहेगी। तो इतना ज़्यादा डिक्लाइन करना ये अपने आप में सिचुएशन थोड़ी सी हल्की सी वरिंग बना देती है। वैसे तो बॉयज़ की भी कम हुई है, बट वही है, जेंडर इनइक्वालिटी ऑलरेडी है, और एजुकेशन और एस्पिरेशन ही तो दो ऐसे पिलर्स हैं, दो ऐसे स्ट्रॉन्ग वेपन है जिनकी वजह से जो लड़कियां होती हैं वो अपने राइट्स के लिए, जो अपनी इक्वालिटी के लिए, जो अपने सोशल अपलिफ्टमेंट के लिए फ़ाइट करती हैं, राइट। तो उस केस में उनके लिए ज़्यादा थोड़ा सा फोकस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप देखो, पेंडेमिक ने बर्डन तो देखो सब पे दिया है, बट एक डिसप्रोपोर्शनेट बर्डन देखा जा सकता है पर्टिकुलरली लड़कियों पे पड़ता हुआ, औरतों पे पड़ता हुआ, और वो भी तब जब वो हायर एजुकेशन के लिए एस्पायर कर रही हैं या पढ़ रही हैं या फिर वो कुछ करना चाह रही हैं। तो पिछले दशकों से जो कुछ किया जा रहा है उसको कहीं ना कहीं डेंट किया है इस कोविड-19 क्राइसिस ने एक अलग ही तरीके से। वायरस जो है, हमें पता है कि कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करता अपनी कोई इन्फेक्शन फैलाने के टाइम पे, बट पेंडेमिक का जो साइड इफ़ेक्ट जो है बचे हुए और जो सिनेरियो हैं सोशल इश्यूज देख के, तो वहाँ पर आप देख सकते हो कि इनइक्वालिटीज़ और बढ़ जाती है और ज़्यादा स्ट्रेंथन होती हुई दिखाई देती है। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देख सकते हैं उन इंडियन वुमेन पे जो कि हमारे पूरी सोसाइटी में बॉटम स्ट्रेटा की कास्ट या क्लास हायरार्की से बिलोंग करती हैं। ठीक है, उन पर ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, क्योंकि एजुकेशन ही एक अकेला ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसमें इम्पैक्ट गया है, जहां पर वुमेन को सबसे ज़्यादा सामना करना पड़ा है इस पूरे इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें, सोशल क्राइसिस की बात करें। यहाँ पर आप देखोगे माइग्रेंट क्राइसिस आए, एक्सोडस हुआ, सिटीज से फिर से लोग अपने घर पे पहुँचे, रिवर्स माइग्रेशन देखा गया था। तो वहाँ पर आपने देखा डेटा ये निकल के आ रहा है कि एमजी नरेगा जो है वहाँ पर जो वुमेन का रिप्रेजेंटेशन था वो पिछले 5 महीनों में लगातार डाउन होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी वजह क्योंकि देखो फिक्स रेट वहाँ पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल सकता है, अब वुमेन पार्टिसिपेशन डिक्लाइन कर रहा है, लोग रिवर्स माइग्रेट कर रहे हैं, इसका मतलब मेल को जॉब ज़्यादा मिल रही है। तो कहने का मतलब लेबर फोर्स की बात करें तो वहाँ पर पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन वुमेन जो है वो पिछले कई सालों से जो अच्छा था, या फिर वहाँ पर भी इतना ठीक नहीं था, कह सकते हैं कि हाँ चलो ठीक है जॉब मिल रही है उनको, वो भी बहुत डिक्लाइन करता हुआ दिखाई दिया। इसके अलावा अगर रियल टाइम एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो रिसर्च तो ये शो करती है भाई कि जो वायरस ने जब स्टक किया तो उसके पहले 100 मेल और 100 फीमेल जॉब कर रही हैं। तो इन 100 फीमेल में से लगभग 23.5% वुमेन तो ऐसी थी जिनके लिए ये चीज़ क्लियर हो गई थी कि आने वाले जैसे ही ये कोविड-19 ख़त्म होगा या कोविड-19 के ड्यूरिंग लॉकडाउन या लॉकडाउन अनलॉक होगा तो उस टाइम पर उन लोगों की जॉब हट जाएगी, छूट जाएगी उनकी जॉब, मतलब रिटेन करने की कैपेबिलिटी नहीं थी उनमें, या फिर कहीं ना कहीं ये डर था कि जॉब छूटेगी। तो आप देखो प्रिडिक्शन तो पहले से थी, 23.5% बहुत बड़ा फिगर होता है, और उसमें भी उस फिगर की बात कर रहे हैं जहां पर हमारे इंडिया में 11% वुमेन ही विलिंग होती है एजुकेशन के बाद में जॉब करने के लिए अर्बन एरियाज में। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, एक आर्टिकल था एक्सप्लेन पेज में, वहाँ से एसोसिएट करके देख सकते हो आप। और इकोनॉमिक कंडीशन हमारी वर्स होती ही जा रही है, तो प्रिकैरियस इश्यूज निकल के आ रहे हैं। उसमें भी आप देखो कि जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं या फिर कुछ भी काम कर रहे हैं, और जैसे हाउस वाइफ्स हैं जो अपने खुद के काम करती हैं, उनको तो वैसे ही उनका पेमेंट कंसिडर नहीं किया जाता, इल पेड वर्क है। ठीक है, इसके अलावा आप देखोगे रिस्पॉन्सिबिलिटी कोविड-19 की वजह से और ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि बच्चे घर पे रहने लग गए हैं, तो चाइल्ड केयर भी और डोमेस्टिक वर्क भी। इसी तरीके से आप देखोगे कि घर को हम कहीं ना कहीं आज के टाइम पे देखें तो कोई सेफ हेवन नहीं है औरतों के लिए या फीमेल के लिए, वहाँ पर उनको और ज़्यादा वल्नरेबिलिटी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि डोमेस्टिक वायलेंस। लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे केसेस आए थे। ठीक है, तो पिछले दशक का अगर रिकॉर्ड देखें तो इंडियन वुमेन जो थी उन्होंने कैसे भी करके इनइक्वालिटी का पहाड़ चढ़ लिया, चाहे वो फैमिली पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, चाहे सोसाइटल स्ट्रक्चर देखो, चाहे इंस्टीट्यूशन देखो, हर जगह पे फाइट कर लिया उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन एंड एस्पिरेशन। इसी तरीके से आप देखोगे तो पेंडेमिक ने
जितने भी रिजर्वायर्स थे जहाँ पे जो वुमेन मतलब एक तरीके से रेजिलियंस गेन कर सकती थी खुद को, कि चलो ठीक है घर पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो कोई नहीं, जॉब पर जा कर के रिफ़्रेश हो जाएंगे, काम कर लेंगे अपना, या फिर जॉब मतलब किसी भी तरीके से कोई ऑप्शन मिलता था उनको, बट वो ऑप्शन ख़त्म हो गया। उनकी ऑटोनॉमी, पर्टिकुलरली हेल्थ की बात करें, न्यूट्रिशन की बात करें, जनरल वेलबींग की बात करें, वो अब डायर सिचुएशन में है, बहुत बुरी परिस्थिति में चल रहे हैं। गवर्नमेंट को और पॉलिसी मेकर्स को कोई रास्ता निकालने की ज़रूरत है कि किसी भी तरीके से ये जो साइलेंट है ना, इस साइलेंट और स्नोबॉलिंग क्राइसिस को टैकल किया जाए। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ लॉन्ग वे फ्रॉम 1962। लगभग 58 साल पहले की बात है 1962, जब चाइनीज़ ट्रूप जो थे वो इंडियन टेरिटरी में एंटर हो गए थे। और हिस्टोरियंस और इंटरनेशनल रिलेशन के जो स्कॉलर्स हैं वो कहीं ना कहीं दिमाग ही लगाते रह रहे हैं कि ये अनएक्सपेक्टेड इवेंट हुआ कैसे, क्योंकि दो एशियन जाइंट इंडिया और चाइना दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। अब यहाँ पर सिंपल पॉइंट निकाल के ये लेकर आए हैं, संजय बारू हैं राइटर, ठीक है। तो यहाँ पर राइटर ये निकाल के लेकर आ रहे हैं कि एक तरफ तो थे माओ जेडांग चाइना में और इंडिया की तरफ थे जवाहरलाल नेहरू। तो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं ये थी कि हम दोनों इक्वल हैं, पर माओ जेडांग एक्सेप्ट नहीं करते थे इस चीज़ को। आज के 58 साल पहले माओ जेडांग भी नहीं मानते थे इंडिया को इक्वल, इसीलिए उन्होंने कहीं ना कहीं सप्रेशन करके और डिप्लिसिटी करके फिर बाद में इंडिया पे अटैक कर दिया। बातें कुछ और एक्टिविटी कुछ और। एग्जैक्टली यही चीज़ शी जिनपिंग आज नरेंद्र मोदी के साथ में भी कर रहे हैं, बट सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है। 1950 के टाइम पे तो चलो ठीक है कि आप इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, फ्रीडम पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, हर एक सिचुएशन में आप देखोगे तो चाइना और इंडिया इक्वल से थे। बट पॉइंट वहाँ पे क्या था, चाइना को इंटरनेशनली सपोर्ट बहुत मिलता था, बट इंडिया को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिलता था। इस वजह से कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा इंडिया को। अब देखते हैं कि 1950s के टाइम पे क्या सरकमस्टांसेस थी और 1920 की आज की बात करें तो क्या सरकमस्टांसेस हैं। सबसे पहले बात करते हैं 1950 में। 1950s में चाइना और इंडिया दोनों के पास में एक रीज़न था कि ठीक है, इंडिया वालों के पास तो कम से कम रीज़न था कि चाइना और इंडिया इक्वल ही हैं, दोनों अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं और अभी से कहीं ना कहीं आगे बढ़ना है। तो आप देखोगे तो एक तो सिविलाइजेशनल लेगेसीज तो हम देखते हैं कि हाँ, चाइना की जो सिविलाइजेशन है वो बहुत पुरानी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडिया की बहुत पुरानी थी। इनको छोड़ करके अगर हम दूसरी और सेगमेंट में देखें तो इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं ये चीज़ अलाउ करती थी कि भाई हाँ, आप दोनों बराबर के हो, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी भी 140 बिलियन डॉलर समथिंग तो उसकी थी चाइना की उस टाइम पे, और इंडिया की लगभग इससे थोड़ी सी ज़्यादा थी, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था इनके, 20-25 इतना डिफरेंस था इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखे तो कल्चरल फैक्टर देख लो, इकोनॉमिक फैक्टर से देख लो, दोनों के दोनों कहीं ना कहीं इक्वल शो होते थे, फील भी कर सकते थे वो। एग्जैक्टली इंडिपेंडेंस भी उनको उसी टाइम पे मिली थी। तो आप देखोगे तो उसी टाइम पे आप देखोगे कि ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं अपन, इकोनॉमी आपने पढ़ी होगी, दो इंस्टीट्यूशन की बात होती है, एक तो आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा आईबीआरडी जो अब वर्ल्ड बैंक के हिसाब से नाम से जाना जा चुका है। तो वहाँ पर इंडिया ने अपनी तरफ से बहुत फाइट की, बहुत हार्डली, मतलब एक बैटल सा था वो, राइट। बट चाइना को कहीं ना कहीं वहाँ पर सपोर्ट ज़्यादा मिल रहा था। अब चाइना को मिलने की वजह यूनाइटेड स्टेट्स का फेवर, यूएसए बहुत फेवर करता था चाइना को उस टाइम पे। आपको ध्यान हो तो जो अलाइज थे और दूसरे एक्सिस थे सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, तो अलाइज की तरफ ही तो थे यूएसए और चाइना। तो इनको कहीं ना कहीं एक तरीके से ये थोड़ा सा टच था इनके बीच में। और रही सही में यूएसएसआर को कंटेन करने के लिए चाइना कहीं ना कहीं एक रास्ता दिखाई दे रहा है। जैसे आज चाइना को कंटेन करने के लिए इंडिया कहीं ना कहीं यूएसए को दिखाई दे रहा है ना कि इंडिया को अपना दोस्त बनाओ तभी चाइना को कंटेन कर सकते हैं। बाकी रशिया इतना रिलायबल है नहीं, क्योंकि रशिया जो है वो यूएसएसआर की लेगेसी ले रहा है। तो इसी तरीके से चाइना को यूएसए ने बहुत सपोर्ट किया। तो आप देखो कि जे.एम. कीन्स, आपको पता है इकोनॉमिक जो ग्रेट डिप्रेशन आया था 1920s में, उस टाइम पर जो क्राइसिस देखे गए थे उस टाइम पे सबसे जो इम्पोर्टेंट थ्योरी जो आई थी जे.एम. कीन्स की ही आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि गवर्नमेंट को अपनी असर्शन लगाने की ज़रूरत है, इंटरनेशनली कुछ इंस्टीट्यूशंस होने चाहिए जो कि इन ग्लोबल क्राइसिस को हैंडल कर सकें, राइट।
तो इस तरीके से जेएम कीन्स का वहाँ पर बहुत बोला बाला था, मतलब, और ये बात सही है कि वहाँ पर इंडिया के मतलब जेएम कीन्स के स्टूडेंट इंडियन भी रहे हुए हैं, बट वही चीज़ है, देखने वाली बात हुई अभी चाइना की डोमिनेंस आईएमएफ में 1950s में थी, और अब चाइना थ्रू आउट वर्ल्ड अपनी एक डोमिनेंस क्रिएट कर चुका है, इवन यूएसए को भी चैलेंज करता है। अब दूसरी तरफ देखें, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया, चाइना को हम इक्वली देखने लग गए। तो इन चीज़ों को लेकर के अभी रिसेंटली 2 बुक्स पब्लिश हुई हैं। एक बुक तो है वो फ्रैंकलाइन फ्रैंकल की है, जहाँ पर उस बुक का नाम है व्हेन नेहरू लुक्ड ईस्ट, जब नेहरू ने ईस्ट की तरफ देखा, ओरिजिन ऑफ इंडिया यूएस सस्पिशियस एंड इंडिया चाइना राइवलरी। तो ये हो गया एक। तो दूसरा एक तन्वी मदन की बुक है फेटफुल ट्रायंगल, इसमें हाउ चाइना शेप्ड यूएस इंडिया रिलेशन ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, कि कोल्ड वॉर के टाइम पे यूएस और इंडिया की रिलेशनशिप को चाइना ने किस तरीके से मोल्ड किया, क्योंकि इंडिया जो था वो नैम की भाषा बोलता था, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, जबकि चाइना जो कहीं ना कहीं यूएसएसआर के साथ में थे लिंक, क्योंकि दोनों की आइडियोलॉजी सेम हो रही थी, बट यूएसएसआर का कहीं ना कहीं डर कॉन्फ्लिक्ट कोल्ड वार में यूएसए और यूएसएसआर का था, तो यूएसए ने फिर चाइना को यूज किया यूएसएसआर के अगेंस्ट। तो आप देखोगे कि किस तरीके से 1962 में फिर बाद में चाइना ने अपनी जो पूरी पॉलिसीज पहले तो फिक्स कर ही रखी थी कि कैसे इंडिया और यूएसए के रिलेशन को मोल्ड करे, और रही सही में अपनी डुप्लिसिटी के बेसिस में 1962 पे इंडिया में अटैक भी कर दिया, और ऐसे करके क्लैश होता है इंडिया और चाइना के बीच में। फिर आप देखते हो इंडिया अपने आप में स्ट्रॉन्गर वे में कहीं ना कहीं इमर्ज होकर के आता है, किस वजह से कि 1962 के बाद में चाइना में तो आती है कल्चरल रेवोल्यूशन जो कि डिस्ट्रक्टिव होती है, और इंडिया में आती है ग्रीन रेवोल्यूशन जो कि कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्टिव होती है। तो आप देख सकते हो कि 1962 के बाद में भी लगभग 1970s एंड तक आप देखोगे तब तक भी इंडिया के पास में अपर हैंड था। ठीक है, अब बात आती है कि चाइना फिर इमर्ज कब होता है। चाइना ने इमर्ज होना शुरू किया था जो 20th सेंचुरी गई उसके लास्ट क्वार्टर में, मतलब 1975 के बाद में, जब उसने यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में अपने रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग किया। दूसरा, अपनी खुद की इंटरनल वीकनेसेस को कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया, जिसमें इकोनॉमिक एम्पावरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी, और उसको चाइनीज़ लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज स्कॉलर, कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर। उन्होंने खुद से पूरे देश को आगे बढ़ाने की पूरी बागडोर संभाली। और दूसरी तरफ इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पर भी एक लीडरशिप निकल के आई, जैसे कि प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी जी, मनमोहन सिंह जी, और इंडियन इकोनॉमी भी कहीं ना कहीं एक मोमेंटम ले चुकी थी, गेन कर रही थी। वो बात अलग है, चाइनीज थोड़ा सा एक्सेलरेशन ज़्यादा था, इंडिया का हल्का सा कम था, बट कहीं ना कहीं ट्रेजेक्ट्री सेम ही थी। अगर हम इंडियन स्टोरी को देखें तो कुछ सिंपल नंबर्स में हम डिफाइन कर सकते हैं, आप ये लिख सकते हो, डेटा बहुत काम का ये, कि एनुअल एवरेज रेट जो थी इंडिया की 1950 से 80 तक वो 3.5% थी, तो चाइना की भी 4% ही थी, ज़्यादा नहीं थी। बट 1980 से 2000 और 2000 से 2015 तक की बात करें तब लगभग 7.5% थी। तो 1980 से 2000 में 5.5 और 2000 से 2015 के बीच में कितनी, 7.5। दूसरी तरफ आप देखोगे, ये तो इंडिया का हो गया ट्रेजेक्ट्री, तो 1950s 80s में तो इंडिया चाइना का लगभग 3.5 और 4% है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट जैसे ही डेंग जियाओपिंग चाइना के प्रेसिडेंट बनते हैं, लीडर बनते हैं, तो उनको मॉडर्नाइजर भी बोला जाता है, चाइनाज ग्रेट मॉडर्नाइजर, मतलब उन्होंने मॉडर्न एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करना शुरू कर दिया। और जब उनकी मीटिंग डेंग जियाओपिंग की 1988 में राजीव गांधी उस टाइम के हमारे प्राइम मिनिस्टर के साथ में जो मीटिंग सिंगापुर में हुई, तब ये कहा कि जब चाइना और इंडिया दोनों के दोनों डेवलप्ड बनेंगे तब जाकर के रियल में एशियन सेंचुरी आएगी। आप ये लिख लेना, लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि एशियन सेंचुरी डेंग जियाओपिंग मतलब चाइनीज प्रीमियर के हिसाब से क्या थी 1988 में। और आज क्या नैरेटिव निकल के आ रहा है, एक्सप्लेन पेज पे मैंने आपको बताया था कि एशियन सेंचुरी है बट डोमिनेंस चाइना की रहेगी, चाइना को कोई और क्वेश्चन नहीं कर सकता। चेंज हो गए पिछले 40 सालों में ये पूरे स्टैंड्स। ठीक है, तो ये एक नया ही
सिस्टम निकल के आता है। और ये चीज़ डिफाइन हो रही थी उस टाइम पे कि एशियन सेंचुरी आएगी और उस टाइम पे जो प्लेन उड़ेगा ना उसके दो इंजन होंगे, एक तो चाइना और एक इंडिया, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमी को कहीं ना कहीं डायरेक्ट करेंगे। बट आज आप देखो 1980s में क्या सिचुएशन थी और आज की टॉलरेंस की पावर देखो, चाइना टॉलरेट ही नहीं करना चाहता। ठीक है, ये तो बात हो गई हमारी पूरी ट्रेजेक्ट्री की। अब बात आती है प्राइम मिनिस्टर मोदी के टाइम पे कि अभी क्या चल रहा है। देखो, शुरुआत में अगर फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन अच्छी थी, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट भी अच्छा था, बायलैटरल रिलेशनशिप की बात भी करें तो भी अच्छी थी। बट प्रॉब्लम कहाँ से शुरू होती है, हल्की सी, जो आज पूरा ब्रॉडर वे लेकर के निकल रही है, 2008 का जो ट्रांस अटलांटिक फाइनेंशियल क्राइसिस। ट्रांस अटलांटिक इसलिए क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको ज़्यादा इम्पैक्ट किया था इस फाइनेंशियल क्राइसिस में। उसी में यूरोप डिक्लाइन कर गया है, उसी में यूएसए अभी तक भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा है या फिर गेन नहीं कर पा रहा है, और उसी टाइम के बाद में चाइना ने अपनी असर्शन को इंक्रीज़ किया है इंटरनेशनल सिनेरियो में। तो यहाँ पर फिर बात आती है, वोल्ट रोस्टोव करके का एक मॉडल आता है। अगर आपकी ज्योग्राफी या थोड़ा बहुत इकोनॉमी का सेगमेंट आता है, ज्योग्राफी में ये मॉडल आता है, ऑप्शनल ज्योग्राफी पढ़े तो उसमें आता है कि किस तरीके से चाइनीज़ इकोनॉमी है उसने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया है। इस मॉडल को बहुत बढ़िया तरीके से अप्लाई किया है, क्योंकि आज चाइनीज़ इकोनॉमी जो है वो कहीं ना कहीं द ड्राइव टू मैच्योरिटी इस स्टेज पे पहुंची है। और अपनी जो थर्ड स्टेज थी चाइना की, जिसको बोलते हैं प्री कंडीशन फॉर टेक ऑफ, कहने का मतलब टेक ऑफ करना है, फ्लाइट बढ़ता है ना एक प्लेन, उसकी तरह फ्लाइट करने की सिचुएशन में थर्ड स्टेज में आ गया था, एग्जैक्टली अकॉर्डिंग टू द वोल्ट रोस्टोव मॉडल। और उसी के हिसाब से आप देखोगे तो फोर्थ स्टेज पे आ चुका है, जहां पर ड्राइव टू मैच्योरिटी, अब चाइनीज इकोनॉमी मैच्योरिटी की तरफ बढ़ रही है। इंडिया की बात करें तो 1990 से लेके 2008 तक बहुत कुछ सही था, पर 2012 के बाद में हम फ्लैटर्ड हैं, हम फेल होते गए। स्पेशली कब, जब स्टेज 3 थी, हम टेक ऑफ करने वाले थे, प्री कंडीशन होती है ना टेक ऑफ की, वहां पे हम फेल हो गए। ठीक है, तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जवाहरलाल नेहरू का जो सोचना था उसके पीछे तो कहीं ना कहीं हिस्टोरिकल और मटेरियल बेसिस था। बट आज के टाइम पे अगर देखें तो वो तो कहीं ना कहीं बेस खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट आप देखो थोड़ा सा डिफरेंस कि आज के टाइम पे जो मिलिट्री और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें ना, इस स्पेस की बात करें, तो इंडिया सुपीरियर कंडीशन में है एज कंपेयर टू 1962। जवाहरलाल नेहरू ने तो कृष्णा मेनन की एडवाइस मान करके बहुत बड़ी गलती की थी। आप डिटेल में पढ़ोगे कभी 1962 की बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज पढ़िए, आपको पता पड़ जाएगा कि किस तरीके से हमारे डिफेंस मिनिस्टर जो थे उन्होंने गड़बड़ी की थी उस टाइम पे। दूसरी तरफ आज एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं और राजनाथ सिंह जी जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनकी एडवाइस को जो प्राइम मिनिस्टर मान रहे हैं, तो उसका कहीं ना कहीं बेनिफिट इंडिया को मिल रहा है। क्वाड कंट्रीज़ के साथ में रिलेशनशिप लगातार बढ़ती जा रही है और मिलिट्री फ्रेम में भी कहीं ना कहीं आप देख सकते हो इंडिया कॉम्पिटेंट है आज के टाइम पे। इसीलिए चाइना चाहकर भी यूनिलैटरली 1962 की तरह अटैक नहीं कर सकता। ये बात ठीक है कि इकोनॉमिकली 1960s के टाइम पे दोनों की जीडीपी इक्वल थी। आज अगर 2010 की प्राइस रेट के हिसाब से देखें तो चाइनीज़ इकोनॉमी तो थी 128 बिलियन की और इंडियन इकोनॉमी थी 148 बिलियन की। 1978 में भी आप देखोगे तो दोनों की इकोनॉमी लगभग बराबर आ गई। बट फिर उसके बाद में चाइना ने जो फ्लाइट भरी है ना, वो इंडिया अप्रोच अभी तक भी नहीं कर पाया है। तो जीडीपी के हिसाब से आज देखोगे तो चाइना बहुत आगे है। सीएनपी ये भी एक ऐसा मेजरमेंट है जिसके बेसिस पे देखा जाता है कि साइंटिफिक कम्युनिटी कितना एडवांसमेंट ला चुकी है, टेक्नोलॉजिकल पावर कितना है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कितना हो चुका है। तो इस केस में भी आप सीएनपी के केस में भी आप देखोगे, ये लिख लेना, ये प्रीलिम्स के हिसाब से इंपॉर्टेंट है सीएनपी, और लिखने में भी काम आ जाएगा कि चाइना जीडीपी और सीएनपी दोनों में इंडिया को आउट करता है। बट आप देखो क्या चाइना अटैक कर पा रहा है? नहीं ना। तो पॉइंट इतना सही है कि जिस तरीके से शी जिनपिंग में कॉन्फिडेंस है उसकी वजह क्या है, चाइना की जो मटेरियल फाउंडेशन है ना, खुद के कंट्री में जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है वो। तो हमें भी क्या ज़रूरत है कि हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स को तो करे कंट्रोल, और जो डिप्लोमेटिक पाथ है जिसको हम ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं उनको कंटिन्यू रखें, और हमारे यहाँ पर जो लोकल इश्यूज़ हैं उनको ख़त्म करके एक ग्लोबल स्टेचर जो गेन करना चाह रहे हैं उसके लिए हमें डोमेस्टिक इकोनॉमी को
कैपेबल बनाना पड़ेगा, ह्यूमन कैपिटल को इंक्रीज करना पड़ेगा, सबको एम्पावर करो, सबको एजुकेशन दो, सबको जॉब प्रोवाइड करो, और इकोनॉमी के अंदर टेक्नोलॉजिकल और साइंटिफिक रेवोल्यूशन और आना चाहिए। तभी जाकर के हम ग्लोबल पावर्स को इन्फ्लुएंस कर सकेंगे। वो बात ठीक है कि आज सिचुएशन अलग है, बट ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। महाबलीपुरम, आपको पता है ममल्लापुरम में मीटिंग हुई थी मोदी और शी जिनपिंग की, बट वही बात है उस टाइम पे बिल्कुल क्लियर नहीं है, चाइना बोलता कुछ हो रहा है, करता कुछ हो रहा है। ओके, यही था मेन मोटा, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट देखते हैं। अ गुड नेबर, अभी तक तो हमारे नेबर्स की बात करें तो पाकिस्तान पे आकर अटक जाता है द बैड नेबर, बट आज अपन बात करेंगे गुड नेबर। सी राजा मोहन के द्वारा लिखा हुआ ये आर्टिकल है। देखो, IMF की रिपोर्ट आई अभी, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक आती है उसकी, उसमें ये कहा गया कि बांग्लादेश की जो पर कैपिटा इनकम है, पर कैपिटा GDP के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो इंडिया से आने वाले एक साल में ज़्यादा रहेगी। ज़्यादा नहीं रहेगी, बस इतना ही। इंडिया की $1877 है तो वहाँ की 1888 है, केवल $11 का डिफरेंस है। बट आज इंडिया में इसके लिए कहीं ना कहीं रिसेंटमेंट है। इंडिया गवर्नमेंट जो रूलिंग है उसके खिलाफ बहुत सारी भाषणबाजी हो रही है। वो कोई इशू नहीं है, तो नॉर्मल बात है, पॉलिटिक्स डोमेस्टिक में होना भी चाहिए, तभी तो अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होगी गवर्नमेंट की। ठीक है, अब रीज़न यहाँ पर इंडिया की इकोनॉमी का स्लो डाउन होना प्रीवियस ईयर में देखें तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। और जबकि ढाका का इम्प्रेसिव इकोनॉमिक परफॉर्मेंस जो लानी है, वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो वहाँ की इकोनॉमी अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये एक्सप्लेन पेज में मैं बहुत डिटेल में देख चुका, आप एक्सप्लेन पेज प्लीज़ देखा करो, क्योंकि वहाँ से अगर आपकी चीज़ें ग्राउंड रियलिटीज़ क्लियर हो जाती है ना, तो फिर बाद में ये यहाँ पर आर्टिकल समझना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होता। फिर कुछ चीज़ें ऐड ऑन करनी होती है, खुद से पढ़ लेते हो वेल एंड गुड, नहीं पढ़ते हो देख लिया करो, ठीक है, नोट डाउन करो। और एक दो आर्टिकल्स तो आप खुद से पढ़ा करो, जिससे कि आपकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस होती रहे। मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप खुद से नहीं पढ़ोगे ये 2 से 3 आर्टिकल जिनके बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, और अचानक से आप पढ़ो, फिर उसका कंक्लूजन निकालो, वही तो कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो पढ़ा करो, और इसी का फिर बेनिफिट मिलता है, ऐसे राइटिंग में भी मिलता है। इसी का बेनिफिट आप बड़े बड़े क्वेश्चन डील करते हो मेंस में, वहाँ पर भी मिलता है। और इसी का बेनिफिट प्रीलिम्स में लंबे लंबे क्वेश्चन जो आने लग गए, वहाँ पर मिलता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करो, खुद पढ़ो। हाँ, ज़्यादा नहीं पढ़ा जाता, स्पीड अभी शुरुआत में नहीं आ रही, तो आप समझो आर्टिकल्स को, फिर खुद से पढ़ लो, या फिर पहले खुद पढ़ लो फिर समझ लो, ऐसे कर लिया करो, राइट। तो फिर बात करते हैं अपन, तो इंडिया की अगर स्टोरी देखें और बांग्लादेश की ये इकोनॉमिक राइज की स्टोरी देखें, तो इसमें बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं, ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें समझने की ज़रूरत है। और आज इस पूरे राइज के बाद में क्या एक इमेज बनी है साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट की, वो भी हम जानेंगे। क्योंकि अभी तक तो क्या था, पाकिस्तान और इंडिया के इशू पर आकर ही अटक जाता है। अब बात करेंगे बांग्लादेश की। अब बांग्लादेश इंडिया के साथ में ऐसा कंट्री है जो साउथ एशिया में अपनी डोमिनेंस को, या फिर बड़ी बड़ी जो पावर्स है, चाहे वो चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे USA हो, चाहे साउथ कोरिया हो, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है कि प्रॉस्पेरिटी इधर भी है। ये भी एक कंट्री है जो पहले पाकिस्तान का ही पार्ट था, बट आफ्टर लिबरेशन आज ये इंडिपेंडेंट है, बहुत स्ट्रोंग है। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे राइटर निकाल के आ रहे हैं, 5 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट देखो, सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ जो देखी गई है बांग्लादेश की, वहाँ पर आप देखोगे तो वर्ल्ड मैप जो है ना, वर्ल्ड मेंटल मैप, लोगों का दूसरों का सोचना, जैसे USA क्या सोचता है साउथ एशिया के बारे में, चाइना क्या सोचता है साउथ एशिया के बारे में, तो हमारे सब कॉन्टिनेंट, साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में एक नया मेंटल मैप बन रहा है धीरे धीरे। और पिछले अगर 5 दशकों की बात करें तो साउथ एशिया में केवल और केवल इंडिया और पाकिस्तान का इशू ही डोमिनेट करता रहा है। बाकी जो स्मॉलर स्टेट्स हैं वो उन पर ज़्यादा ध्यान ही नहीं दिया गया, इंक्लूडिंग बांग्लादेश। आज बांग्लादेश की पॉपुलेशन आप देखो 160 मिलियन है, और टोटली वर्ल्ड में 8वीं रैंक पे आता है पॉपुलेशन के नंबर के हिसाब से देखें तो अब ग्लोबल इंटरेस्ट थोड़ा सा स्विच करेगा। जहां पाकिस्तान के ऊपर अटेंशन दिया करते थे न्यूक्लियर वेपन की वजह से, या कश्मीर के इशू को लेकर के वो हमेशा अपनी बात करता रहता है, या फिर इंडिया के साथ में लड़ाई के साथ में, या फिर अफगानिस्तान में अपना रोल जो प्ले कर रहा है उसकी वजह से, बट नहीं, और इंटरनेशनल टेररिज्म की वजह से, बट नहीं। अब बांग्लादेश का जो इकोनॉमिक राइज है वो भी अब वर्ल्ड सिनेरियो को चेंज करेगा टुवर्ड्स साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है, दूसरा इंप्लीकेशन अपन देखें, जैसे ही बांग्लादेश ने ये राइज रजिस्टर किया है, IMF ने रिपोर्ट दी है, तो पाकिस्तान का जो रोल है वो आप कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ दिखाई
देख सकते हो, आराम से दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की जीडीपी 320 बिलियन डॉलर की होने वाली है आईएमएफ के हिसाब से 2020 तक आते आते, जबकि पाकिस्तान की जीडीपी है वो 275 बिलियन डॉलर ही है। अब आप इसमें पीछे चले अपन, तो जहां बांग्लादेश की इकोनॉमी राइज कर रही है वहीं पाकिस्तान की इकोनॉमी 60 बिलियन डॉलर तक मतलब बांग्लादेश की इकोनॉमी तो ग्रो कर रही है। एक टाइम था जब बांग्लादेश की इकोनॉमी 60 बिलियन डॉलर तक कम थी पाकिस्तान के कंपैरिजन में, और आज बांग्लादेश की इकोनॉमी पाकिस्तान से ज़्यादा है 60 बिलियन डॉलर। तो आप देख सकते हो पाकिस्तान कितना पीछे जा चुका है। और रही सही में आज कंपैरिजन देखें कि यूएसए के $1 के हिसाब से बांग्लादेशी टका की तो वैल्यू है 85, और दूसरी तरफ पाकिस्तान का रुपया है 119। तो आप देख लो क्या हाल है पाकिस्तान के, जबकि पाकिस्तान का हिस्सा था, ईस्ट पाकिस्तान था इंडिपेंडेंस के टाइम पे ये, राइट। तो आप देख सकते हो कि इस्लामाबाद वो लगातार इकोनॉमिकली कॉन्ट्रैक्ट करता जा रहा है और बांग्लादेश लगातार ओपन अप होता जा रहा है इकोनॉमिकली इंटरनेशनल सिनेरियो में। पाकिस्तान की निगेटिव जियोपॉलिटिक्स ने उसको मारा है, और रही सही में वहाँ की आर्मी ने। दूसरी तरफ बांग्लादेश ने ना तो देखो इसके पास में कोई एटॉमिक आर्सेनल है, ना इनके पास में कोई एक्सट्रीमिज्म रिलीजियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म होती है, इवन ये सप्रेस और करते हैं। आपको पता होना चाहिए कि बांग्लादेश और इंडिया की रिलेशनशिप पिछले 7-8 सालों में सबसे शानदार रहे हैं, और उसमें भी तब जब शेख हसीना उधर प्राइम मिनिस्टर रही हैं, इधर प्राइम मिनिस्टर मोदी अभी करंट चल रहे हैं। तो इनके बीच का जो एक अंडरस्टैंडिंग है इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच का, उसका आउटकम ये निकला है कि जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट था दोनों कंट्रीज़ के बीच में वो सेटल आउट हुआ। उसके बाद में आप देखो जो बांग्लादेश की ज़मीन से खालिदा जिया की गवर्नमेंट के टाइम पे, जो कि प्रो पाकिस्तानी है, उनके टाइम पे जो एक्सट्रीमिज्म की एक्टिविटीज़ होना शुरू हो गई थी उनको सप्रेस किया। तो आप देखो, और टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स थे वो ख़त्म हो रहे हैं। वो बात अलग है कि अभी भी कुछ ना कुछ मतलब कंसर्न्स हैं, वो आगे अपन देखेंगे, पर वो भी इतने ज़्यादा एकदम सुपरफिशियल नहीं है, या फिर कह सकते हैं कि इतना इन डेप्थ वाले नहीं है जिसकी वजह से रिलेशनशिप बिल्कुल बिगड़ जाए। तो पॉइंट ये आ रहा है कि बांग्लादेश ने अपने आप को ग्रोथ की ट्रेजेक्टरी की तरफ डायरेक्टेड रखा, ना कि एक्सट्रीमिज्म की तरफ जाएं। तो जहां पे आप देखोगे बांग्लादेश जो है जियो पॉलिटिकली अपनी रिलेशनशिप को और अपनी वैल्यू को स्ट्रेंथन करता जा रहा है, आने वाले टाइम पे और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिखाई दे रहा है। तीसरा जो पॉइंट यहाँ पे राइटर निकाल के लेके आ रहे हैं कि बांग्लादेश की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो रीजनल इंटीग्रेशन को भी इंक्रीज करेगी। अभी तक तो साउथ एशिया की बात करें तो हम सार्क पे आके अटक जाते हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि अभी कोमा में चल रहा है जस्ट बिकॉज कि पाकिस्तान जो है वो अड़ंगे लगाता रहता है। बट अब जैसे ही बांग्लादेश अब इकोनॉमिकली इंक्रीज हो रहा है, राइज कर रहा है, तो आप देख सकते हो ईस्टर्न सब कॉन्टिनेंट, वहाँ पर एक अलग ही एक वेव निकल के आएगी और कलेक्टिव इकोनॉमिक एडवांसमेंट की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और इसके लिए कहीं ना कहीं 2005 के टाइम पे BBIN, जो कि वो भी अभी इतनी स्पीड से नहीं चल रहा है क्योंकि भूटान अभी थोड़ा सा रिलेक्टेंट है उस चीज़ को लेकर के कि बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल के बीच में एक सब रीजनल फोरम स्टैब्लिश कर दी जाए, जो कि 4 मेजरली एक्टिवेटेड कंट्रीज जो हैं वो यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकें। 2005 में शुरुआत हुई, वो बात अलग है कि अभी इसकी भी स्पीड कम है, बट कहीं ना कहीं पाकिस्तान को बाईपास करने का तो शुरुआत हो चुकी थी। और रही सही में अब बांग्लादेश अगर राइज करता है तो इस तरीके से आप देखोगे जो नेपाल है, भूटान है, वो भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश में इंटरेस्टेड है। तो ईस्टर्न जो साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट है वहाँ पर रीजनल इंटीग्रेशन आएगा कि नहीं, तो पाकिस्तान साइड में पड़ गया, ये एक नया डेवलपमेंट आएगा। इसके अलावा आप देखेंगे 4th पॉइंट जो राइटर बनाना चाह रहे हैं वो ये कि बांग्लादेश की जो इकोनॉमिक सक्सेस है ना, उससे आप देखोगे ईस्ट एशिया में कहीं ना कहीं दूसरे कंट्रीज़ तक भी इसकी अप्रोच जाएगी, चाहे वो चाइना हो, चाहे जापान हो, चाहे साउथ कोरिया हो, चाहे सिंगापुर हो, सब कंट्रीज़ कहीं ना कहीं बांग्लादेश की तरफ अट्रैक्ट होंगे, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट आएगा, रीजनल टाई अप बनेगा। अभी तक तो क्या था, यूएसए का तो दिमाग केवल एक था कि पाकिस्तान को कैसे अपन काम में ले और अफगानिस्तान में सेटलमेंट करें, बट अब देखा जाए तो ट्रेजेक्ट्रीज चेंज हो गई है। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल है रिसेंटली जो यूएसए के डेप्यूटी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं स्टीफन बेगन, वो इंडिया आए थे, तो उन्होंने रावलपिंडी की तरफ ना मुंह करके ढाका की तरफ जाना पसंद किया। तो आप देख सकते हो ट्रेजेक्ट्री कितनी चेंज हो गई है। साउथ एशिया में पर्सपेक्टिव चेंज हो रहे हैं। बांग्लादेश
अब कोई दो बड़ी पावर्स के बीच में लड़ने में कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं रखना चाहता, ना बीजिंग की तरफ है ना वॉशिंगटन, वो बैलेंस करके रखना चाहता है। तो यही तो इंडिया है। इंडिया भी तो ये नहीं चाहता ना, इंडिया तो केवल अपने खुद के नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, राइट। आज वॉशिंगटन की तरफ अगर जा रहा है तो बीजिंग के एग्रेशन की वजह से ही तो है, नहीं तो ममल्लापुरम में मीटिंग भी की थी शी जिनपिंग के साथ में मोदी ने, तो समझ रहे हो। तो कहने का मतलब ये है कि रीजनल इंटीग्रेशन आएगा, इकोनॉमिक सक्सेस जो बांग्लादेश की है वो रीजनली भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा एम्पावरमेंट लेकर के आएगी। और पर्टिकुलर बात करें ईस्टर्न साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो ढाका जो है वो एक नई जियोपॉलिटिक्स को एक जन्म दे रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। और फाइनली जो पांचवा पॉइंट यहाँ पे निकाल के लेके आ रहे हैं कि इंडिया का भी प्लान क्या है कि हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो लैंडलॉक्ड स्टेट्स हैं उनकी डेवलपमेंट भी करे। तो बांग्लादेश इकोनॉमी जैसे ग्रो करती है तो बांग्लादेश इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंडिया को भी कोऑपरेट करेगा। जैसे कि आपको पता है कि बांग्लादेश से होते हुए रेलवे लाइन भी जाती है एक, ठीक है, कोलकाता टू अगरतला, समझ गए। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि मतलब बांग्लादेश के साथ में हमारे रिलेशन अच्छे होते हैं, बांग्लादेश ग्रो करता है तो उसका बेनिफिट कितना हमें मिलता है। वो बात ठीक है कि बांग्लादेश की इकोनॉमी इतनी बड़ी भी नहीं है, वॉल्यूम वाइज देखोगे तो इतनी बड़ी नहीं है। वेस्ट बंगाल की जितनी इकोनॉमी है ना, जीडीपी वहाँ की जीएसडीपी अपन बोलते हैं वैसे तो, उसके कंपैरिजन में बांग्लादेश की लगभग 1.5 गुना ही है, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। लगभग 1.5 गुना ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से पॉसिबिलिटीज़ हम और एक्सप्लोर कर सकते हैं नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए भी, वेस्ट बंगाल वाले रीजन में। पर हाँ, कुछ है कंसर्न्स, उनको एड्रेस पहले करने की ज़रूरत है, क्योंकि इकोनॉमिक टाइज को अगर हमें इंक्रीज़ करना है तो हमें नेगेटिव पॉलिटिक्स को सबसे पहले कंट्रोल करने की ज़रूरत है। जैसे कि आपको मैं यहाँ पे राइटर एग्जाम्पल दे रहे हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर, चाहे अकाली दल के टाइम पे रहे हो चाहे कांग्रेस के टाइम पे अभी जो अमरिंदर सिंह की रूल चल रही है उसकी बात कर लो, उन्होंने ये कहा कि बोलो वेस्ट पंजाब के साथ में हम एक इकोनॉमिक एंगेजमेंट शुरू करें। वेस्ट पंजाब मतलब पाकिस्तान वाला रीजन हो गया। तो वहाँ पर आप देखोगे शरीफ ब्रदर्स, नवाज शरीफ और उनके छोटे भाई, उन्होंने भी ये कहा कि हाँ वाकई में रीजनल इंटीग्रेशन आना चाहिए। बट हुआ क्या, रावलपिंडी के स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की वजह से वो बात वहीं दबा दी गई। इसके जस्ट ऑपोजिट अपन चले ईस्ट में, वहां पर आप देखोगे दिल्ली और ढाका के बीच में कॉपरेशन है, दोनों के बीच में ईगर है दोनों की दोनों कंट्रीज कॉपरेट करने के लिए। बट आप देखोगे कोलकाता में जो वेस्ट बंगाल में जो गवर्नमेंट चलती है वो कहीं ना कहीं अड़ंगे लगाती रहती है। जैसे आपको पता होगा तीस्ता एग्रीमेंट हो जाना था, पर तीस्ता एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि ममता बनर्जी ने ये कह दिया था कि अगर तीस्ता एग्रीमेंट करते हो तो हम विड्रॉ कर लेंगे हमारी पावर को, ठीक है। ऐसे तो फिर यूपीए गवर्नमेंट गिर जाती, ठीक है। तो इस तरीके से दूसरा इशू क्या चल रहा है अभी, एक तो कोलकाता मतलब वेस्ट बंगाल की रूलिंग पार्टी, और दूसरी असम में माइग्रेशन को लेकर के एनआरसी ये सारे अपडेट होते रहते हैं, तो उसकी वजह से। तो कहने का मतलब दिल्ली और ढाका तो आगे बढ़ना चाहता है, बट प्रॉब्लम कहाँ रही है, लोकल लेवल पे। अगर लोकल लेवल ही नहीं राजी होंगे तो कहाँ होगा, जबकि पंजाब वाले रीजन में लोकल तो तैयार थे, बट पाकिस्तान की तरफ से नेशनल लेवल पे जो पावर काम करती है ना, इंपॉर्टेंटली बात करें तो आर्मी पाकिस्तान की, वो नहीं चाहती इंटीग्रेशन, क्योंकि रेलेवेंस खत्म हो जाएगी अगर इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशंस हो गए पाकिस्तान के। तो खैर कोई नहीं, वापस आते हैं अपने आर्टिकल पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की रूल में जैसे ही रूल आया तो बाउंड्री सेटलमेंट को भी इन्होंने सेटल किया। हाँ वो बात ठीक है कि यूपीए गवर्नमेंट ने भी कोशिश की थी, बट बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन होने की वजह से, अब वो क्या कॉलिशन गवर्नमेंट थी यूपीए की, ठीक है। आप पढ़ते हो कि हाँ कॉलिशन गवर्नमेंट के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान है, उसमें ये चीज़ आती है कि जो पार्टीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अपोज करना शुरू कर देती हैं, अंदर से भी अगर आ जाती हैं तो फिर वो सेटलमेंट नहीं कर पाते, कुछ रेडिकल स्टेप्स नहीं ले सकते वो, ठीक है। जबकि मोदी गवर्नमेंट ने भी किया 2014 में ये इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन का एक अवार्ड जो डिक्लेयर हुआ था, जिसमें मैरीटाइम बाउंड्री डिस्प्यूट की बात आई तो बांग्लादेश का फेवर किया गया था, ठीक है। इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन अवार्ड में बांग्लादेश का फेवर किया गया तो उसको एक्सेप्ट किया। कहने का मतलब कि बॉर्डर सेटलमेंट भी किया और इंटरनेशनली जो भी आर्बिट्रेशन आया, जो भी वर्डिक्ट आया वो एक्सेप्ट किया। तो इंटरनेशनल जब इंस्टीट्यूशन कुछ डिक्लेरेशन दे और उसको हम एक्सेप्ट करें तो इंटरनेशनली हमारी इमेज बढ़ती है कि नहीं। जबकि चाइना को दूसरी तरफ देखो, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने, आईसीजे ने जो डिक्लेरेशन दिया कि फिलीपींस लेकर के गया था केस को वहाँ पर, और उन्होंने बोला है कि साउथ चाइना सी में चाइना अपनी डोमिनेंस नहीं लगा सकता, वो उसकी कोई झील नहीं है, उनकी खुद की लेक नहीं है, बट चाइना ने उसको बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। तो चाइना आज तो चलो दादागिरी है, बट इमेज तो ख़राब हो ही रही ना चाइना की। और इंटरनेशनल अगर डिप्लोमेटिक रिलेशंस की बात की जाए तो वहाँ पर देखो बात वही है, एक मारवाड़ी में कहावत है, आपको बताता हूँ, अगर आप ठिगाओगे नहीं तो ठाकर नहीं बनोगे। इन शॉर्ट कि जब तक आप
खुद के घर से कुछ पैसा नहीं खर्च करोगे तब तक आपकी कोई इज्जत नहीं करने वाला है। आपको खुद को तो थोड़ा बहुत यूज़ करवाना ही पड़ेगा, तभी लोग आपको मानेंगे। समझ गए? तो वो वाली चीज़ है, चाइना अपनी दादागिरी भी चलाना चाहता है और अपनी बात को मनाना भी चाहता है और 1 रुपया खर्च भी नहीं करना चाहता, तो वो चीज़ नहीं हो सकती, राइट। तो इंडिया ने यहाँ पर अपनी तरफ से बांग्लादेश के साथ में रिलेशन अच्छे किए हैं। तो पॉइंट इतना सही है कि अभी जो एनआरसी को लेकर के, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर के जो नेगेटिव माहौल बना हुआ है उसको थोड़ा करेक्ट करने की ज़रूरत है। और जब से बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ है पाकिस्तान से अब तक, तो लगभग 50 साल होने वाले हैं आने वाले टाइम पे। तो 50 साल का ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन होगा बांग्लादेश में। तो ये एक स्पेशल ओकेजन है कि हम किसी भी तरीके से एक एम्बिशियस फ्रेमवर्क के बेसिस पे काम किया जाए, जिससे कि शेयर्ड गोल्ड, शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी को इंश्योर कर सके साउथ एशियन सब कॉन्टिनेंट में। एक गोल्डन चैप्टर होना चाहिए इंडिया बांग्लादेश रिलेशनशिप में, जहाँ पर शेख हसीना एक तरफ है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हों। तो इनकी एक स्क्रिप्ट लिखी जानी चाहिए प्रॉपर, तब जाकर के ये रीजन भी ग्रोथ करेगा और हमें खुश होना चाहिए इस चीज़ के लिए, राइट। क्योंकि बांग्लादेश से हमारी दुश्मनी नहीं है, राइट। चलिए ठीक है, थैंक यू।